तेजस्वी यादव जी ने जनता के लिए दोनों ओर से दरवाजे बनवाए थे। दरवाज़ा खुला हुआ था, जनता आती थी, अपनी समस्याओं को लेकर के जनता की समस्या का समाधान होता था। अब तो यहाँ जनता के लिए भी दरवाज़ा बंद कर दिया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी संदेश दे दिया कि अब दरवाज़ा बंद है। तो अब तो इस सरकार की विदाई होगी, तो अब दरवाज़ा बंद करें खोलें, इससे क्या फ़र्क पड़ना है। अब सवाल वही है कि क्या सम्राट चौधरी बंगले के आगे दीवार खड़ी करके अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे? क्या इस एक बदलाव से उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी बच जाएगी? क्योंकि इसके पहले जो भी डिप्टी सीएम इस बंगले में आए वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से डिप्टी सीएम थे, और जिसमें सबसे पहला नाम है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव 2015 में पहली बार डिप्टी सीएम बने और उनको यही बंगला अलॉट हुआ था। तेजस्वी यादव ने बंगले में अपनी पसंद से इंटीरियर करवाया था, साज सज्जा करवाई थी। 2017 में तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम की कुर्सी चली गई। इसके बाद 2022 की बात करें, दोबारा डिप्टी सीएम बनने के बाद उनको फिर वही बंगला मिला और दोबारा भी कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए, यानी तेजस्वी यादव। 17 महीने के अंदर डिप्टी सीएम की कुर्सी उनकी चली गई। 2 बार ऐसा मौका आया जब डिप्टी सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव के पास से निकल गई। अब अगले मुख्यमंत्री की बात, उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं। सुशील मोदी, बीजेपी के कद्दावर नेता, वो भी डिप्टी सीएम थे। 2017 में सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया गया और यही बंगला उनको भी मिला था। सुशील मोदी के लिए भी 5 देशरत्न मार्ग वाला बंगला शुभ नहीं रहा। 2020 में चुनाव के बाद सरकार बनी, लेकिन सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बने, उनकी कुर्सी चली गई। अच्छा, उस वक्त यानी 2020 में डिप्टी सीएम कौन बने थे? तारकिशोर प्रसाद। 2020 में सुशील मोदी की जगह तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बने। बतौर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को भी यह बंगला आवंटित किया गया, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं। 2022 में दरअसल जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया और जिसके चलते तारकिशोर प्रसाद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो ये इस बंगले के पीछे की पूरी कहानी, जिसके चलते सम्राट चौधरी ने इसमें दीवार खड़ी कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। मायानगरी मुंबई में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, जिसका जिम्मेदार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है। बाकायदा वो इसकी जिम्मेदारी लेता है। वो मायानगरी में फसाद करता है, भले ही वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद हो, सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला हो या फिर बाबा सिद्दीकी का मर्डर। मायानगरी से जुड़े हर मामले में अब लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है। जांच एजेंसियां उसको शिकंजे में क्यों नहीं कर लेती, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसे मुंबई वो नहीं ला पा रही है। उससे पूछताछ वो क्यों नहीं करती है, ये सवाल है। और इन सवालों के जवाब को जानने के लिए हमारी खास रिपोर्ट आपको देखनी पड़ेगी। उनतीस मई 2022 को पंजाब में जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े मानसा में हत्या कर दी जाती है। 2 कार में आए हमलावर सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर देते हैं। मूसेवाला की हत्या से पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल मच जाती है। इस हत्या की जिम्मेदारी एक ऐसा गैंगस्टर लेता है जो तब पंजाब के मानसा से करीब 250 किलोमीटर दूर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। इस गैंगस्टर का नाम था लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 2 साल बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में आया। वजह थी बॉलीवुड का सुल्तान सलमान खान के घर के बाहर हुई 5 राउंड की फायरिंग। सलमान खान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट नंबर 1 है। लॉरेंस अब तक 3 बार सलमान खान की हत्या की कोशिश कर चुका है। सलमान की गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग से पहले 2019 में और फिर 2022 में लॉरेंस सलमान खान के नाम की सुपारी दे चुका है। एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग चर्चा में। वजह है बाबा सिद्दीकी की हत्या, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है।
बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट करके लिखा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले बार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीदानु। लेकिन इस बार गैंगस्टर लॉरेंस ने बड़ी गलती कर दी है। उसने मुंबई पुलिस को सीधी चुनौती दे दी है और अब मुंबई पुलिस लॉरेंस पर शिकंजा कसने की तैयारी में। तो क्या अब लॉरेंस का खेल खत्म होने वाला है? गेम ओवर है? लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इतना आसान है? क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच मुंबई ला सकती है? क्या मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस को रिमांड पर ले सकती है, या फिर इसमें कोई अड़चन आएगी? इंडिया डेली के इस खास पेशकश एल कंपनी पार्ट 3 में आज हम आपको इन सवालों के जवाब देंगे। हम बताएंगे कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए मुंबई लाया जाएगा। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में जब बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई क्यों नहीं लाई? आज हम आपके लिए इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त कहां है, किस जेल में बंद है और वहां क्यों कैद है। मुंबई में पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर मुंबई पुलिस हाई लेवल जांच कर रही है। हर लेवल पर छापेमारी कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। यह कोई पहली बार नहीं है जब लॉरेंस गैंग की धमक व्यापारिक राजधानी मुंबई में सुनाई दे रही है। इससे पहले बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम साजिशकर्ता के तौर पर एफआईआर में शामिल किया था, जबकि उसके अमेरिका में छुपे भाई अनमोल बिश्नोई को इस केस में नामजद करते हुए वांटेड करार दिया गया था, लेकिन उसे मुंबई नहीं लाया जा सका। और एक बार फिर लॉरेंस गैंग का नाम मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी हत्या में सामने आया है। जोधपुर में काले हिरण के शिकार मामले में लॉरेंस पिछले कई साल से सलमान खान की हत्या की बात कहता आया। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर लॉरेंस गैंग से जुड़े 2 शूटर्स ने फायरिंग की। तब सोशल मीडिया पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी। शूटर विक्की और सागर से पूछताछ में भी दोनों ने लॉरेंस गैंग से ही इस काम के लिए सुपारी मिलने की बात कबूली थी, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिश्नोई ब्रदर्स को इस केस में आरोपी बनाया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई रिमांड पर नहीं लिया जा सका। इसके पीछे एक बड़ा रोड़ा है, जो इस बार भी मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने आ सकता है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। गुजरात के एंटी टेरर स्क्वाड ने लॉरेंस बिश्नोई को ड्रग तस्करी के मामले में साल 2022 में नामजद किया। 14 सितंबर को कच्छ में एक पाकिस्तानी जहाज से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस सूत्रों के माने तो ड्रग की उस खेप को भारत में मंगवाने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई ही शामिल था। इस सिलसिले में एटीएस ने उससे पूछताछ भी की थी, जिसके बाद उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल से 23 अगस्त 2023 को गुजरात के साबरमती जेल लाया गया और तब से लेकर अब तक वो इसी साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस को साबरमती जेल में रखने के पीछे सुरक्षा भी एक वजह है। दिल्ली और पंजाब की कुछ जेलों में लॉरेंस बिश्नोई को उसके दुश्मन गैंगस्टर से जान का खतरा है, जबकि साबरमती जेल की गिनती देश की हाई सिक्योरिटी जेल में होती है। शूटआउट में मारे जाने से पहले यूपी का माफिया अतीक अहमद भी इसी जेल में बंद था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद चर्चा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच अब लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से निकालकर पूछताछ के लिए लाना चाहती है। लेकिन इसमें एक बड़ी अड़चन है जो पुलिस के प्लान पर पानी फेर सकता है।
मुंबई क्राइम ब्रांच बेशक बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में लॉरेंस को रिमांड पर लेना चाहती हो, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस पर पिछले साल अगस्त महीने में ही एक ऐसी धारा लगाई थी जिसके बाद उसे रिमांड पर लेने की इजाजत नहीं है। इस धारा की वजह से मुंबई क्राइम ब्रांच का लॉरेंस को रिमांड पर लेना मुश्किल है। अगस्त 2023 को गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई पर सीपीआरपीसी की धारा 268(1) लागू की, जिसका मकसद उसे साबरमती जेल से बाहर निकालने से रोकना है। यही वजह है कि अगले आदेश तक उसकी अलग अलग अदालतों में पेशी भी फिजिकली नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जो फिलहाल की जा रही है। लॉरेंस देश की सबसे हाईटेक जेल में से एक साबरमती जेल में बंद है। मुंबई क्राइम ब्रांच का उसे रिमांड पर लेना मुश्किल है, लेकिन लॉरेंस जेल से भी अपना खेल जारी रखे हुए है। वो अब भी अपना गैंग चला रहा है, लोगों को धमका रहा है। जो अब तक सलमान पर अटैक करवा रहा था, वो अब बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है, जिसका मतलब साफ है, साबरमती जेल में भी लॉरेंस बिश्नोई की हालत बरकरार है, उसका टशन कम नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी की हाई प्रोफाइल हत्या से जहां माया नगरी में पहले से हड़कंप है, वहीं अब एक और खुलासे ने लोगों की जान को हलक में डाल दिया है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो अभी भी बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं, और उसमें सबसे ऊपर नाम है सलमान खान का। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दावा किया है कि वो सलमान खान के कर्मियों पर निशाना साध रहा है, और इतना नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगला निशाना होगा कौन, इस पर चर्चा हो रही है। दरअसल एक लिस्ट बनाई गई है, उसमें कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, अमित डागर, गैंगस्टर कौशल चौधरी, मनदीप धालीवाल और शगुनप्रीत सिंह जैसे लोगों का नाम है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या पुलिस गैंग के अगले टारगेट को पता करने की कोशिश कर रही है या फिर नहीं, यह भी सवाल किया जा रहा है। उसके पहले आइए आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की इस लिस्ट में कौन कौन है। वो नाम आपके सामने मैं रख रहा हूं। सलमान खान, मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन है, सनी लियोनी अभिनेत्री, शगुनप्रीत सिंह सिद्धू मूसेवाला की मैनेजर हैं, लकी पटियाल ये गैंगस्टर है, इसके अलावा रामी मसाना ये भी गैंगस्टर है, ये भी इस लिस्ट में है। गुरप्रीत शेखो ये गैंगस्टर है, ये लिस्ट में इसका नाम भी शामिल है। इसके अलावा सबसे ऊपर नाम है सलमान खान का, अभी बरकरार है, बहुत पुरानी दुश्मनी है। मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन है और ये अपनी कॉमेडी करता कई बार हिंदू देवी देवताओं पर कटाक्ष करता है। सनी लियोनी अभिनेत्री, ये भी हिट लिस्ट में है। कौशल चौधरी ये गैंगस्टर है और ये बिश्नोई गैंग के हिट लिस्ट में इसका नाम सबसे आगे है। और मनदीप धालीवाल ये गैंगस्टर है। तो ये वो नाम है जो लिस्ट जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सामने दी है, जिसके बाद से वहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है। तो ये तमाम नाम है। लकी पटियाल ये भी गैंगस्टर है, इसके अलावा रामी मसाना गैंगस्टर है, गुरप्रीत शेखो ये भी गैंगस्टर है। ये वो नाम है जो बिश्नोई गैंग के हिट लिस्ट में है। अब आप देखिए, सलमान खान बॉलीवुड के स्टार है। काला हिरण के मामले में जो उन्होंने उस वक्त उसकी हत्या की थी, उसी से बिश्नोई नाराज है। जब वो बचपन में छोटा ही था तभी उसने इस घटना को बहुत सीरियसली लिया और तब से सलमान खान से वो नाराज चल रहा है। शगुनप्रीत की अगर बात करें तो वो सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर हैं और जिसने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या में शूटर को पनाह दी थी। मनदीप धालीवाल गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोधी है। कौशल चौधरी भी इसी गैंग से जुड़ा हुआ है। ये सभी लोग बिश्नोई गैंग के रडार पर हैं। इस बात का खुलासा खुद लॉरेंस बिश्नोई के एनआईए के सामने किया है, जो उसके गैंग के लोग जो हुए हैं, और उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि ये पूरी लिस्ट है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रडार पर मुनव्वर फारूकी है, क्योंकि कई कार्यक्रमों में वो पहुंचता है। दिल्ली भी वो पहुंचा था, जिस होटल में रुका था लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर भी वहीं रुके थे। दिल्ली पुलिस का अंदाजा है कि शूटर मुनव्वर फारूकी पर फायरिंग करने और उसकी हत्या के इरादे से वहां पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के वहां पे होने से वो अपने इस अंजाम को नहीं दे पाए। ऐसे में कहा जाता है कि मुनव्वर फारूकी शूटर से बचने में कामयाब रहे, लेकिन वो लॉरेंस गैंग के रडार पर है, ऐसा पुलिस का मानना है।
दरअसल एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी उसी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली है, जो बीते महीने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी गई और अब सुपरस्टार की सिक्योरिटी में एक लेयर और बढ़ा दिया गया है। उनके घर के बाहर एक चौकी तैनात कर दी गई है, वहां पे कई गाड़ियां पुलिस की तैनात कर दी गई हैं। अब एक बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या करने के बाद सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर एक बार फिर मौत का खतरा मंडरा रहा है। सलमान खान ने जब बॉडीगार्ड फिल्म बनाई तो अपने बॉडीगार्ड शेरा को अपनी सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया। शेरा पिछले 29 साल से सलमान खान के साथ हैं और एक बॉडीगार्ड के तौर पर उनकी रक्षा करते आ रहे हैं। कई मौके पर शेरा और सलमान खान का खास बॉन्ड देखने को मिलता है। शेरा के इंस्टाग्राम पर उनकी और सलमान खान के साथ में कई तस्वीरें मौजूद हैं, जो उनके बीच के बॉन्ड को दिखाती हैं। एक्टर सलमान खान की सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने ली है। ये वही गिरोह है जो लगातार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक्टर के बॉडीगार्ड शेरा का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाईजान की जान को खतरा है। सलमान खान और शेरा की जोड़ी पूरे बॉलीवुड में काफी फेमस है। पिछले कई दशकों से भाईजान सलमान की सिक्योरिटी का जिम्मा इनके कंधों पर ही है। सलमान खान की हिफाजत के लिए शेरा किसी साए की तरह हमेशा तैनात रहता है। सिक्योरिटी ऐसी टाइट रहती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शेरा और सलमान खान का रिश्ता जो बना वो आज तक कायम है। सलमान खान की सुरक्षा के लिए पहले ही Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। उनकी सुरक्षा में एक लेयर और बढ़ा दी गई है, यानी सलमान खान की सुरक्षा में अब पुलिस एस्कॉर्ट कारें भी शामिल कर दी गई हैं, जो जब भी वह बाहर निकलेंगे उनके साथ साथ चलेंगी। इसके अलावा इनकी सुरक्षा में ऐसे ट्रेंड कांस्टेबल दिए गए हैं जो हर तरह के हथियार चलाने में माहिर हैं। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मेल के अलावा फीमेल पुलिस कांस्टेबल उनके घर के बाहर 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। और तो और किसी भी मीडिया को इस पूरे एरिया में शूटिंग करने की इजाजत नहीं है। वहीं सुपरस्टार के पनवेल वाले फार्म हाउस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके अलावा इस फार्म हाउस को जाने वाली सड़क पर भी नाकाबंदी की गई है। सलमान खान अब जहां भी शूटिंग के लिए जाएंगे वहां के लोकल पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर उनकी सुरक्षा का ख्याल रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए एक बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी धर्मराज को पकड़ने का वीडियो सामने आया है। जिस वक्त बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी, उस वक्त धर्मराज वहां से भागने की कोशिश कर रहा था अपने साथी के साथ, लेकिन वो पकड़ लिया गया। और ये वो तस्वीर है, ये वो वीडियो है जब धर्मराज को पकड़ा गया था। अब वो तस्वीरें वायरल हो रही है, तस्वीरें आपके सामने, वो वीडियो सामने आ गया है जब 3 जो शूटर थे वहां पर पहुंचे थे, जिसमें सबसे पहले इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, धर्मराज और दूसरा जो उसका साथी था हरियाणा का, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्या हिंदुस्तान में अब हिंदू समाज अपने त्योहार चैन अमन के साथ नहीं मना सकता? अपनी धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकता? अपनी धार्मिक यात्रा में डीजे नहीं बजा सकता? क्या ऐसा करने से विशेष समुदाय के लोग किसी की हत्या कर देंगे? यूपी के बहराइच जिले में यही हुआ। बीते 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, पथराव हुआ, फिर फायरिंग हुई और जिसमें एक युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बहराइच हिंसा पर इस तरह की राजनीति करना उचित है जैसा अभी वर्तमान में हो रही है? क्या हिंदुस्तान में अब हिंदुओं को खौफ के साए में रहना होगा?
क्या हिंदुओं को अपने धार्मिक जुलूस निकालने पर गोलियां खानी पड़ेंगी? क्योंकि यूपी समेत देश के कई इलाकों में ऐसा ही नजर आ रहा है। जब जब हिंदू अपने त्योहारों पर शांति के साथ धार्मिक जुलूस या फिर यात्रा निकालते हैं, तब तब देश में रहने वाले तालिबानी सोच रखने वाले कट्टरपंथी इन शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करते हैं। हिंदू त्योहारों पर पत्थरमार की साजिश अब यूपी के बहराइच में रची गई। यहां 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की। पथराव और गोलीबारी में एक युवक राम गोपाल मिश्र की मौत हो गई। 2 दिन तक लगातार बहराइच जलता रहा। हालांकि अब बहराइच में शांति है। पूरे इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पीएसी, एसटीएफ के कमांडो और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कट्टरपंथी हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। एक अस्पताल और बाइक के शोरूम को आग के हवाले कर दिया। घरों में भी तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और साथ ही पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, आयुष्मान कार्ड और 10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया। उधर यूपी पुलिस ने बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। हिंसा के दौरान बनाए गए वीडियो से भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है। प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। उधर बहराइच हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। गिरिराज सिंह ने सपा मुखिया पर निशाना साधा। उन्होंने हिंसा के लिए अखिलेश यादव, कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग को जिम्मेदार बताया। मैं सबसे ज्यादा दुखी हुआ अखिलेश यादव के बयान से। अखिलेश यादव जी के डीएनए में ही हिंदू विरोधी डीएनए। बहराइच में हिंसा क्यों हुई, कौन इसका जिम्मेदार है, ये जांच का विषय है। लेकिन बहराइच में पत्थरबाजी और फायरिंग में एक इंसान का कत्ल कर दिया गया, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। और ये जब है जब प्रदेश के मुखिया ऐसे मामलों पर सख्त हैं। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पुराना बयान। सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग समाज का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। ये मैं पूरी स्पष्टता के साथ प्रशासन से कहूंगा, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। बहराइच हिंसा को उसी पुराने तरीके से अंजाम दिया गया जैसा कानपुर या कुशीनगर में हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या हिंदुओं को अपनी धार्मिक यात्रा निकालने के लिए किसी की मंजूरी लेनी पड़ेगी? हिंदू भाई अगर अपने जुलूस त्योहार हिंदुस्तान में नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में जश्न मनाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।